नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर टेक्स। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपके जीएसटी का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल था इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया था, काफी किताबों में इसको प्री जीएसटी एरा के नाम से पढ़ाया जाता है। पहले चैप्टर का ये सेकंड क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डेप्थ में, काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। आज की क्लास नंबर सेकंड के अंदर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम कास्केडिंग इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने मीनिंग को डिस्कशन कर लिया था कि जब भी आप लोग कास्केडिंग इफेक्ट की बात करते हैं ना, तो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है समथिंग लाइक दैट टैक्स ऑन टैक्स। मतलब टैक्स के ऊपर जब भी टैक्स आप लोग पे करेंगे ना, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हो। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का वैल्यू लगातार बढ़ता चला जाता है, उसका प्राइस लगातार बढ़ता चला जाता है और उसका जो फाइनल बर्डन है फाइनली कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। तो कास्केडिंग इफेक्ट के अंदर होगा क्या असल में? जब भी आप लोग वैल्यू ऐड करेंगे, माने मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के दरमियान जब भी आप लोग एक नई वैल्यू ऐड करेंगे, वहां पे टैक्स ऑन टैक्स का प्रोबेबिलिटी रहता है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके और आप समझ सके सर टैक्स ऑन टैक्स कैसे लगता है। क्लियर? उसके बाद मैं आप सभी के साथ आईटीसी के ऊपर काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करूंगा, जिसको आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपका जीएसटी रेट एक स्टैंडर्ड रेट अज्यूम कर लिया है। अपनी हिसाब से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ताकि मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से ये तमाम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकूं। जो स्टैंडर्ड रेट मैंने कितना लिया है, लेट अस से हमें 10% का जीएसटी पे करना है। अब हो क्या रहा है, हम लोग मल्टीपल स्टेजेस की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन से लेके आप लोग तमाम प्रोसेसेस के आप लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि जैसे स्टेज फर्स्ट के अंदर आप लोग क्या मान के चल रहे हैं, हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? लेटेस्ट ये आपका क्या है? मैन्युफैक्चरर है। और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आपका कहां पे जाता है? सेकंड स्टेज के अंदर होलसेलर के पास जाता है। और होलसेलर से आपका प्रोडक्ट कहां पर जाता है? रिटेलर के पास जाता है। और रिटेलर से आप लोग ये मान के चले फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस है जहां पर वैल्यू ऐड होगा। जहां जहां पर वैल्यू ऐड होगा ना, वहां पर आपको टैक्स ऐड करना होगा। यानी आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट अस से मैंने एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया है जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 1000 रुपए है। क्योंकि हमने टैक्स 10% लिया है, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। तो आप लोग क्या कह देंगे, सर आपका टोटल कितना हो गया है? अगर आप लोग सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? 1100 हो गया, जिसके अंदर से हमने आपका 100 रुपए क्या दिया है? टैक्स पे किया है। क्लियर है? तो ये तो यहां से खरीद करके ना, अब ये जो माल है, ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास जाएगा। अब होलसेलर ने 1100 रुपए में इस आइटम को खरीदा और वो अपनी वैल्यू को ऐड करेगा। लेट अस से इसने कितने में खरीदा है? सर 1100 रुपए में खरीदा है। इसने 400 रुपए का इसके अंदर वैल्यू ऐड किया है। भैया अपने कमीशन के हिसाब से ही तो काम करेगा ना, ये अपने कमीशन के लिए ही तो बैठा। अब इसने 400 रुपया वैल्यू ऐड किया, तो यहाँ पे कितना प्राइस हो गया? सर इसका 1500 हो गया। अब 1500 के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और फाइनल प्राइस की अगर आप लोग बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1650 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर एग्जैक्टली अगर आप लोग देखेंगे तो टैक्स बर्डन कितना है? अगर आप लोग यहाँ पे टैक्स देखेंगे तो सर यहाँ पे टैक्स कितना गया है? आपका 150 रुपए गया है। और याद रखिएगा, होलसेलर ने खरीदा था तो कितना टैक्स पे किया था? 100 रुपया टैक्स पे किया था। और यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे अगेन कितने रुपए का टैक्स लग गया? 150 रुपए का टैक्स लग गया। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं, सर आपका 100 रुपए का टैक्स तो यहाँ पे लग
गया और यहाँ पे कितने रुपए का टैक्स लगा है, 150 रुपए का टैक्स लगा है। ओवरऑल अगर आप लोग कहेंगे यहां तक पहुंचते पहुंचते वैल्यू एडिशन अलग से है, लेकिन टैक्स कितना लग गया, 250 रुपए लग गया है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे क्योंकि 100 रुपए ऐड हुआ तो इसका वैल्यू बढ़ा, 1100 रुपए बना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ। अब वैल्यू ऐड होने की वजह से यहाँ पर टैक्स लगा, तो टैक्स की वजह से अगेन आपका टैक्स का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए यहाँ पे टैक्स कितना था, 100 रुपए था, अब ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे कितना लग गया, 150 लग गया। अब आगे अगर आप लोग जैसे रिटेलर के पास ये माल जाएगा, अब यहाँ पे रिटेलर को कितने में मिला है सर, आपका 1650 में मिला है, तो रिटेलर का कितना है, 1650 है, इसने वैल्यू ऐड कर दिया 350 का, तो इसको ये प्राइस कितने का पड़ा सर, 2000 का पड़ा। 2000 के ऊपर अगर आप लोग 10% जीएसटी देते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 2000 में 200 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2200। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पर जीएसटी कितना गया है आपका, 200 गया है। तो 200 रुपए जीएसटी यहाँ पे किया, 150 रुपए यहाँ पे किया और 100 रुपए यहाँ पे किया। तो अगर आप लोग देखेंगे टोटल आपने जीएसटी कितना पे किया है सर, 450 रुपए पे किया है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। और कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से एक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100 रुपए में तैयार हुआ था, वो फाइनल प्राइस टू द कंज्यूमर कितना हो गया, 2200 रुपए हो गया। तो यहाँ पे एक जो फैक्टर है वो कौन जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं आपका टैक्स भी जिम्मेदार है। तो जब भी आप लोग टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, 100 रुपए का जो टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा तभी तो 150 हुआ ना, और 150 के ऊपर टैक्स लगा तो कितना हुआ, 200 हुआ। तो ये जो पूरा इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट व्हेनेवर द टैक्स इज इंप्लीमेंटिंग या टैक्स इज इंपोजिंग ऑन द टैक्स। जब भी आप लोग टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं ना, तो वो आपका कास्केडिंग इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है। और इस चीज से बचने के लिए बाद में जाके हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको आप लोग आईटीसी के नाम से जानते हैं। खैर वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको समझ में आया कास्केडिंग इफेक्ट क्या है। जब भी आपका टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। एक एग्जांपल से मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। तो यहां तक आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गया होगा, बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा और इस चीज का क्लैरिटी आपको मिला होगा कि सर ये कास्केडिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है और एग्जैक्टली किस तरीके से टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है और किस तरीके से फाइनल प्राइस है जो आपके प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो जाता है। ये आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा। अब ध्यान समझिएगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, दैट इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, आईटीसी बोलते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहीं ना कहीं कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कास्केडिंग इफेक्ट से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और आपके सिलेबस के अंदर याद रखिएगा आपका यूनिट 3 होगा। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं, यूनिट 3 के अंदर आपका बनेगा चैप्टर नंबर 10, जहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना होता है, आईटीसी के बारे में पढ़ना होता है। तो आईटीसी के बारे में मैं वहां पर डिटेल्ड लेक्चर लेने वाला हूं, लेकिन यहां पर आपको एक मोटा मोटा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। सर यहां पर मामला क्या है कि सर हमने इनवर्ड सप्लाई किया, होलसेलर ने इनवर्ड सप्लाई किया, तो कितना जीएसटी पे किया, 100 रुपया जीएसटी पे किया। और यहां पर इसने आउटवर्ड सप्लाई से कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 150 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया। तो आईटीसी ये कहता है कि आपको ये 150 रुपया, आप दोबारा जैसे आपने पहले कितना पे किया, 100 रुपया पे किया, तो ये 150 रुपया आपको अगेन गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है। जो आपने इनवर्ड सप्लाई के केस में, जो इनवर्ड सप्लाई आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, उस इनवर्ड सप्लाई के अंदर जो आपने एक तरीके से टैक्स पे किया था ना, उसको आप लोग सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द आउटवर्ड सप्लाई। माने अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं अपने आप में जैसे मैंने एक सप्लाई लिया, दिस इज कॉल्ड द इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई के ऊपर मैंने जीएसटी पे किया 100 रुपया, ठीक है। अब मैंने एक जो आपका जो सप्लाई अपना जो प्रोडक्ट था वो बेच दिया है कस्टमर को, वहां से मैंने जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, 150 रुपया। तो आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो तूने बाबा 100 रुपया पहले दे दिया ना, अब उसको माइनस करा के जो बचेगा वही आपको पे करना है। यानी 100 रुपया मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, 150 मैंने कलेक्ट किया है, तो 150 में से 100 जाएगा तो मेरे को आगे आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपया पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द आईटीसी। इसको बोलते हो आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनवर्ड सप्लाई के केस में आपने जो आपका टैक्स पे किया है उसको सेट ऑफ कराना अगेंस्ट द आउटवर्ड सप्लाई, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, आईटीसी कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अब जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप लोग 5-7 चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो वहां पर आपको काफी डेप्थ में जाकर के चीजें समझ में आएंगी। बहरहाल अब डेफिनेशन पर आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर टू द क्रेडिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ, ध्यान रखिएगा, आपने जो पे किया
है, किसके ऊपर पे किया है, परचेज के ऊपर के पे किया, परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज अलाउ टू बी सेट ऑफ, यहां पर आपको क्या किया गया है, अलाउ किया गया है टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी पेबल, जो आपको क्या करना है, जीएसटी पे करना है ऑन द आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स। क्लियर है, उसको क्या कहते हो आप लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। सिंपल मामले में आप लोग ऐसे समझ सकते हो, यहां से ए है और यहां पे बी है और इसने एक प्रोडक्ट सी को सेल किया है। क्लियर है, यहां पर खरीदते वक्त इसने 100 रुपए का जीएसटी पे किया और यहां से कस्टमर को जब इसने माल बेचा तो इसने जो 200 रुपया क्या किया, जीएसटी एक तरीके से कलेक्ट किया है। तो अब जब इसने 200 रुपया जीएसटी कलेक्ट किया है तो नॉर्मल रूल क्या कहता है कि इसको 200 रुपया ही पे करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे लफड़ा ये आया कि सर जब मैंने ये माल खरीदा था तो 100 रुपया मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो यहां पे आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो आपने ऑलरेडी इनवर्ड सप्लाई के केस में, इनवर्ड सप्लाई के केस में आपने जो जीएसटी पे किया है, आउटवर्ड सप्लाई के केस में से उसको माइनस कर देंगे, जो आपका नेट आएगा वही आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पे करना है, ये आपका नेट पेबल टैक्स हो जाएगा। क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड द आईटीसी। अब यहां पे सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है द टैक्स पेड ऑन द इनपुट, यानी कि आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो भी टैक्स आपने इनपुट के ऊपर पे किया है कैन बी एडजस्टेड, उसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी। किसकी बात हो रही है, टैक्स लायबिलिटी ऑन द आउटपुट। क्लियर है, इनपुट के ऊपर जो आपने टैक्स पे किया, आउटपुट के ऊपर जो आपका लायबिलिटी बनता है उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करना, ये क्या कहलाता है, ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है, ताकि हम किसको, डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर सके। और डबल टैक्सेशन को ही आप लोग क्या कहते हो सर, आप लोग कास्केडिंग इफेक्ट कहते हो। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका क्या बन जाएगा, कास्केडिंग इफेक्ट को एक तरीके से रिड्यूस करने का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आईटीसी कहते हैं। और आईटीसी के ऊपर चैप्टर नंबर 10 रहने वाला है यूनिट नंबर 3 के अंदर, जहां पर मैं डिटेल में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। केवल अभी आपको गो थ्रो करना है, ये थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा और पता होना चाहिए सर ये आईटीसी का मामला क्या है। अभी तो आपको पता ही नहीं है, अभी तो ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है। असली जीएसटी चलेगा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन से शुरुआत करेंगे, रजिस्ट्रेशन आएगा, एग्जम्पशन आएगा, फिर हम लोग सप्लाई अंडर द जीएसटी को पढ़ेंगे, वहां से असल में आप लोग कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी तो ये ओवरव्यू चल रहा है, एक बार आपको गो थ्रो करना है। जब आप लोग डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे ना तो आप लोग कहेंगे क्या यार मजाक था, अब हमें उस कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत डेप्थ में जाकर के, डिटेल में जाकर के हुआ है। ये होगा कब, जब आप अभी इन चीजों को समझ लेंगे एक बार, और जब मैं आपका डिटेल लेक्चर, एक एक चैप्टर डिटेल में है उसको पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत मजा आने वाला है। ट्रस्ट में, समझ में आया? तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या है। जब आप आईटीसी की बात करते हैं तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है आईटीसी क्लेम करने की कंडीशंस क्या है। याद रखिएगा, आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन क्या है, तो आईटीसी वही पर्सन क्लेम कर सकता है जो कहीं ना कहीं रजिस्टर होता है अंडर द जीएसटी। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम आईटीसी। याद रखना, आईटीसी क्लेम करने के लिए पर्सन का रजिस्टर होना जरूरी है। और याद रखिएगा इसके पास क्या होना चाहिए, वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या इसके अलावा याद रखिएगा इसके पास क्या हो सकता है, आपका डेबिट नोट हो सकता है। क्लियर, आप लोग क्या कहेंगे, आपका या तो वैलिड टैक्स इनवॉइस हो, या तो इसके पास डेबिट नोट हो, या जो भी डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है इन द रूल 36 वो आपके पास होने चाहिए। क्लियर है, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी अवेलेबल। क्लियर है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एटसेट्रा लगा दीजिएगा। अभी के लिए आप लोग केवल इतना समझे, या तो उसके पास वैलिड इनवॉइस हो जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, या वैलिड उसके पास डेबिट नोट हो, तो वहां पे वो क्लेम कर सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका रेसिपेंट, अब जीएसटी के अंदर क्या होता है, एक ये पर्सन है लेटर से, क्लियर है, एक ये पर्सन है और आपका एक ये पर्सन है। क्लियर है, अब ध्यान रखना है। अब यहां पर क्योंकि इसने सप्लाई किया है, इसने सप्लाई किया है, तो ये किसकी तरह काम करता है, एक आपका सप्लायर होता है। अभी आपको समझा देता हूं, आगे जाके डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक सप्लायर होता है, क्लियर है, और एक क्या होता है आपका रेसिपेंट होता है। क्लियर, याद रखिएगा एक सप्लायर होता है, एक रेसिपेंट होता है। तो जब सप्लाई होगा तो माल किसके पास जाएगा सर, रेसिपेंट के पास जाएगा। तो जो रेसिपेंट है उसको गुड्स या सर्विसेज मिलना चाहिए। याद रखिएगा, आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो उसको क्या रिसीव होना चाहिए, उसको गुड्स रिसीव होना चाहिए या सर्विसेज, जो भी आपने एक तरीके से सप्लाई किया है वो किसको रिसीव होना चाहिए सर, रिसीवर को रिसीव होना चाहिए, रेसिपेंट को रिसीव होना चाहिए, तभी आप लोग आईटीसी को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिसीव्ड होना चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा जो सप्लायर है जिसने सप्लाई किया है, ऑब्वियस सी बात है इसने जीएसटी तो कलेक्ट किया होगा, और ये जो जीएसटी है ये पेड हो जाना चाहिए टू गवर्नमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन
कंडीशन है, अगर आपके सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया होगा तो उस केस में भी आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो आप लोग क्या कहेंगे, द सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट। सप्लायर ने क्या किया होना चाहिए, टैक्स गवर्नमेंट को पे होना चाहिए। क्लियर है। और आईटीसी मस्ट बी डिक्लेयर इन द जीएसटीआर 3B। याद रखिएगा, ये आपका एक फॉर्म होता है जीएसटीआर 3B, जो आपका रेसिपेंट एक तरीके से फाइल करता है। इसको जीएसटी रिटर्न के लिए भाई आप लोग कह सकते हैं कि इसके लिए जीएसटी रिटर्न के लिए फाइल किया जाता है। और ये जो आईटीसी है ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये आईटीसी कहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए सर, जो आपका जीएसटीआर 2B है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। समझ में आई, ये जीएसटीआर 2B है, ये आपका सप्लायर एक तरीके से फिल करता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड इन द कोर्स और ए फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया आपने जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करवाया है, जो आपका सप्लाई और रेसिपेंट के बीच में हुआ है, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ना पर्सनल पर्पस ना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स या सर्विसेज का इस्तेमाल किया तो ही आप लोग आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। खैर ये बेसिक कंडीशन है, एक बार याद करना पड़ेगा, जरूरी है। आईटीसी वाले चैप्टर में भी आपको याद करना पड़ेगा। बेहतर यही रहेगा कि आप लोग पहले ही इसको याद करके चले कि सर हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले जो पर्सन है जो आईटीसी क्लेम करना चाहता है वो रजिस्टर होना जरूरी है, उसके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना जरूरी है, और जो आपका रेसिपेंट है उसको जो गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किया है वो रिसीव्ड होना जरूरी है, जो आपका सप्लायर है उसका गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ होना चाहिए। आईटीसी कहां पे होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए जीएसटीआर 3B के अंदर, जो रेसिपेंट एक तरीके से फाइल करता है। जीएसटी रिटर्न की बात कर रहा हूं। और याद रखिएगा गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो किसके लिए मंगवाई, यानी कि जो सप्लाई है वो किस पर्पस के लिए हो, कोर्स ऑफ बिजनेस फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के केस में, या फिर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से उसका इस्तेमाल हुआ। क्लियर है। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो यू कैन क्लेम द आईटीसी। आप लोग क्या कर सकते हैं, आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं आईटीसी कोई भी मुंह उठा के क्लेम कर सकता है, उसकी सर्टेन कंडीशंस है और काफी डिटेल में जाकर के कंडीशन है। अच्छा खासा एक बड़ा चैप्टर रहने वाला है जिसको मैं पढ़ाऊंगा। अभी पहले चैप्टर के हिसाब से दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट, आपको केवल इतना ही याद करना है। क्लियर है। चलिए, ये आपको समझ में आया कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, आईटीसी क्या होता है। आईटीसी के अलावा आपने क्या समझा, आईटीसी की क्लेम करने की कंडीशंस क्या है। अब एक आपने टैक्स पढ़ा होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में, वीएटी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास अलग अलग स्टेजेस होती है। किसकी स्टेजेस की बात कर रहा हूं मैं सर, प्रोडक्शन की स्टेजेस की बात कर रहा हूं और आपके डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेजेस की बात कर रहा हूं। जैसे प्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग स्टेजेस हैं, और प्रोडक्शन के बाद आप लोग देखेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अलग अलग स्टेजेस हैं। अभी अभी हमने पढ़ा होलसेलर है, आपका रिटेलर है, ठीक है ना, और एक आपका मैन्युफैक्चरर है। तो अलग अलग स्टेजेस हैं। अब होता क्या है, हर एक स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होता है। जब भी आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टैक्स पे करना पड़ता था। वो टैक्स क्या कहलाता था, वो आपका वैल्यू एडिशन टैक्सेस कहलाता था। और याद रखिएगा ये जो आपका वैट है ये किस कैटेगरी का टैक्स था, इनडायरेक्ट कैटेगरी का टैक्स था, मतलब इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता था। तो वैल्यू एडिड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द वैल्यू एडिड। किसके ऊपर लेव किया जाता है, वैल्यू एडिड एट द ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। याद रखिएगा हर एक डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपका क्या है प्रोडक्शन स्टेजेस की आप लोग बात कर रहे हैं। कहां से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल सेल्स। याद रखिएगा कहां से कहां तक, मैन्युफैक्चरर से और फाइनल सेल तक जो भी आप लोग वैल्यू ऐड करते हैं, जहां पे वैल्यू ऐड होगा वहां पे आपका वेट लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। इट इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ द गुड्स। याद रखिएगा। अच्छा मैंने एक मिस्टेक किया है, सर्विसेज के ऊपर नहीं होता, ये केवल और केवल किसके ऊपर होता है, गुड्स के ऊपर होता है। एंड सम सिस्टम ऑन द सर्विसेज, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर वीएटी आपका सर्विसेज के ऊपर लगता है, रादर देन ये आपके मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको कहां पे देखने को मिलता था सर, ये आपके गुड्स के केस में आपको देखने को मिलता था। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो वैल्यू एडिड टैक्स से जुड़ी हुई है। अभी अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, देखिए यहां पे क्या हुआ था, एक प्रोडक्ट 1100 रुपए में आपका होलसेलर लेके आया और इसने वैल्यू एड कितने का किया, 400 का। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे रिटेलर ने वैल्यू एड कितने का किया, 350 का। तो जहां जहां पे वैल्यू एड होगा ना वहां पे क्या लगेगा, वैल्यू एडिड टैक्स लगेगा, जिसको आप लोग क्या कहते
कहते हैं, वीएटी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको केवल आपको अंडरस्टैंड करना है, एग्जामिनेशन के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। प्रोबेबिलिटी है कई बार सर फिर एग्जामिनर आए तो पूछ लेता है, लेकिन इतना खास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हाउ वीएटी वर्क, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीएटी इज अप्लाइड एट एवरी स्टेज वेयर द वैल्यू इज एडेड। ये तो खैर मैं बता चुका हूं, जहां पर आपका वैल्यू ऐड होगा उसी स्टेज पे आपका क्या काम करता है, वीएटी इंप्लीमेंट होता है। बिजनेस कैन क्लेम क्रेडिट फॉर द वेट पेड ऑन द परचेज, वही है, अगेंस्ट द वीएटी कलेक्शन सेल्स, वही है। एक आपका आउटवर्ड के ऊपर, एक आपका इनवर्ड के ऊपर, एक आपने वैल्यू एडिशन टैक्स कलेक्ट किया है, एक आपने पे किया है, तो यहां पर आप लोग उनके बीच में बैलेंस कर सकते हैं। मेथड में अभी आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। क्लियर है, एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको और बेटर वे में चीजें क्लियर हो सके। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, हाउ वैल्यू एडिड टैक्स वर्क, कैसे ये काम करता है। तो मैन्युफैक्चरर सेल्स गुड्स टू ए होलसेलर। अब असल में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर से माल निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरर से माल क्या हो रहा है, निकल रहा है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, सेल किया है, किसको सेल किया है माय डियर फ्रेंड, गुड्स को किसके पास सेल किया है, होलसेलर के पास सेल किया है। कितने रुपए में, 1 लाख रुपए में। क्लियर है, और यहाँ पे 10% वैल्यू एडिशन टैक्स लगा है, तो 1 लाख का 10% 10,000 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आया, यानी कि फर्स्ट स्टेज था। अब इसके बाद क्या होगा, जो आपका होलसेलर है वो माल को किसको बेच देता है, रिटेलर को बेच देता है। उसने अपना वैल्यू एड किया 1.5 लाख रुपए में, और यहाँ पे वैल्यू एडिशन टैक्स कितना लगा, 10% लगा, तो कितना हो गया, यहाँ पे 15,000 हो गया है। अब रिटेलर ने सेल किया है कस्टमर को, और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 1.5 लाख के अंदर इसने वैल्यू एडिशन टैक्स किया कितने का, तो आपका सॉरी 1.5 लाख के अंदर इसने वैल्यू ऐड किया, 2 लाख बना दिया, इसके ऊपर 10% कितना हो गया आपका, 20,000 हो गया है। अब ध्यान रखिएगा, वैट पेड टू द गवर्नमेंट एट द ईच स्टेज, माने हर एक स्टेज के ऊपर क्या होगा, आपका वैट पे किया जाएगा। जैसे मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया है, 10,000 रुपए पे किया है। होलसेलर ने कितना पे किया, सर देखिए 10,000 रुपए उसने ऑलरेडी पे किया था, और यहाँ पे उसने कलेक्ट कितना किया है, 15,000 किया है। तो 15,000 के अंदर से 10,000 क्योंकि वो पे कर चुका है, तो कितना पे करना पड़ेगा, उसको 5,000 पे करना पड़ेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे रिटेलर की बात करते हैं, तो उसने पहले कितना पे किया 15,000, और उसने कलेक्ट कितना किया है 20,000, तो 20,000 में से 15,000 जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 5,000 बच जाएगा। टोटल वैट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट कितना हो जाएगा सर, 5 5 10 और 10 कितना हो गया 20, तो टोटल टैक्स कितना बचेगा इस सप्लाई के अंदर सर, 20,000 बचेगा। ठीक है, तो बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल गो थ्रो कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम, लेस देन 1% चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा कुछ बातें हैं जिनको आपको ख्याल में रखना है। अगर आप लोग की फीचर्स की बात करते हैं, स्पेसिफिकली वैल्यू एडिशन टैक्सेस के अंदर, सॉरी जी आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, और ये कब लगेगा, जब भी आपका वैल्यू एड होगा। क्लियर है, उस टाइम पे क्या लगता है, आपका वैट लगता है। और याद रखिएगा क्रेडिट ऑफ इनपुट, यानी कि आप आईटीसी यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से अलाउ किया जाता है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आपका आईटीसी क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा प्रिवेंट्स कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस। क्लियर है, ये कास्केडिंग इफेक्ट पढ़ा चुका हूं। एंड कलेक्टेड एट द मल्टीपल स्टेजेस, जिसको कहां पे कलेक्ट किया जाता है, मल्टीपल स्टेजेस के अंदर कलेक्ट किया जाता है। कुछ एडवांटेजेस आप लोग लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम होता है, रिड्यूस करता है टैक्स एविएशन को, एक टर्म होता है टैक्स एविएशन, और एक होता है एलिमिनेट करता है डबल टैक्सेशन को। क्लियर है, तो कुछ बेसिक बुनियादी और आसान बातें हैं, इनको केवल गो थ्रो करना है। पहले चैप्टर के अंदर आपको केवल इंट्रोडक्शन होता है, तो मैं उतना गहराई में लेके भी नहीं जाऊंगा, वरना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। आप लोग मेक श्योर करके जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग वेरिएंट ऑफ द वैल्यू एडिशन टैक्सेस की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 वेरिएंट रहने वाले हैं। एक आपका ग्रोस प्रोडक्ट वेरिएंट रहेगा, एक आपका इनकम वेरिएंट रहेगा, और एक आपका कंजम्पशन वेरिएंट रहेगा। याद रखिएगा, जब भी आप लोग वैल्यू एडिशन टैक्स वैट की बात करते हैं और वैट के अंदर वेरिएंट की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 मेन वेरिएंट रहेंगे, जिनके केवल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ग्रोस प्रोडक्ट वेरिएंट रहेगा, इनकम वेरिएंट रहेगा, और आप लोग क्या कहेंगे, कंजम्पशन वेरिएंट रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे कितने वेरिएंट है, 3 वेरिएंट है। वैल्यू एडिशन टैक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेरिएंट्स बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैपिटल गुड। अच्छा, इनको किस बिहा पे क्लासिफाई किया गया है, ट्रीटमेंट ऑफ द कैपिटल गुड के बिहा पे क्लासिफाई किया है। एंड एक्सटेंट
एक्सटेंट ऑफ द आईटीसी, याद रखिएगा किसके एक्सटेंट पे, आईटीसी के एक्सटेंट पे अलाउ किया गया है। 3 वेरिएंट है, ग्रोस प्रोडक्ट वेरिएंट, इनकम वेरिएंट और कंजम्पशन वेरिएंट। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वेट रहेगा, यहाँ पे जरूरी बात निकल के आती है। सर जब भी आप लोग मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वेट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड रहेंगे। पहला रहेगा टैक्स क्रेडिट मेथड, जिसको आप लोग इनवॉइस मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा रहेगा सब्ट्रैक्शन मेथड, याद रखिएगा। तीसरा रहेगा एडिशन मेथड, ठीक है। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए 3 मेथड रहेंगे, 3 ही वेरिएंट है। 3 मेथड कौन सा? इनवॉइस मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, सब्ट्रैक्शन मेथड है, उसके बाद एडिशन मेथड है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लोग इनवॉइस मेथड की बात करते हैं तो हमें ये बेसिक सा फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है? यहाँ पे जस्ट ए मिनट, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? वैल्यू एडिशन टैक्स पेएबल इज इक्वल टू द आउटपुट के ऊपर जो वैल्यू एडिशन टैक्स लगा है माइनस में जो इनपुट के ऊपर वैल्यू एडिशन टैक्स लगा है, ठीक है। आउटपुट माइनस इनपुट, जो आपका नेट आएगा वो क्या आ जाएगा? वेट पेएबल आ जाएगा। ये कब लगता है? जब आपका इनवॉइस मेथड होता है, जहां पर टैक्स क्रेडिट मेथड के नाम से इसको जानते हो, ठीक है। तो टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर आप लोग क्या कहेंगे? आउटपुट वेट माइनस में इनपुट वेट इज इक्वल टू द वेट पेएबल। क्लियर है? और यही आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, तो आप लोग मेक श्योर करके इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, केवल फॉर्मूला याद करना है। इसी तरीके से अगर आप लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया ना, क्या होता है सर? सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, जहां पर हमें क्या करना होगा? आपका वेट का जो रेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका वेट का रेट दिया हुआ है, आपकी जो टोटल सेल है उसके अंदर से परचेज को माइनस करेंगे, सेल्स के अंदर से परचेज को माइनस करेंगे, और आप लोग क्या करने वाले हैं सर? आप वेट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट पेएबल का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंपल चीजें हैं, ये आपका सिंपल होता है कैलकुलेट करने में, लेस डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, कुछ बेसिक बातें हैं, एंड रिलाई यूज्ड इन द प्रैक्टिस। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। आपको वेट रेट गिवन होगा, सेल्स और परचेज गिवन होगा, तो आपको आंख बंद करके कौन सा मेथड लगा देना है? सब्ट्रैक्शन मेथड लगा देना है, जो क्या कहता है? वेट रेट मल्टीप्लाई बाय सेल्स माइनस में परचेज। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? वेट पेएबल मिल जाएगा। और आउटपुट वेट, और अगर आपको इनपुट वेट दिया हुआ है तो आप लोग इनवॉइस मेथड लगा दीजिएगा, टैक्स क्रेडिट मेथड लगा दीजिएगा, आउटपुट में से इनपुट निकाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? वेट पेएबल बन जाएगा। और इसी तरीके से तीसरा मेथड रहने वाला है, जिसको आप लोग एडिशन मेथड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा सर, आपको यहाँ पे भी वेट रेट गिवन होगा, वैल्यू एडिट टैक्स का रेट गिवन होगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे क्या गिवन होगा? वेजेस गिवन होगा, रेंट गिवन होगा, इंटरेस्ट गिवन होगा, प्रॉफिट गिवन होगा। सबको जोड़ देंगे, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट और प्लस में प्रॉफिट, और सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? वैल्यू एडिशन टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा जो पेएबल रहेगा। क्लियर है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनके फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, बस दिस इज मोर देन इनफ। और ना यहाँ से सवाल आया है ना आएगा। क्लियर है? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो किससे जुड़ा हुआ था, किससे ताल्लुकात रखता है माय डियर फ्रेंड, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन टैक्सेस के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर खामियां थी या कमियां थी, डिसएडवांटेजेस थे, जिनकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले यहाँ पे क्या था? कास्केडिंग इफेक्ट था, माने टैक्स के ऊपर टैक्स की पॉसिबिलिटी थी, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेस था, सिंगल टैक्स नहीं था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेस था, एंड यूनिफॉर्म टैक्स कोई भी नहीं था, लैक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी था, एंड लिमिटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट था, यानी कि आईटीसी कैसा था? लिमिटेड था। और उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे? सेपरेट टैक्सेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, गुड्स के लिए अलग से टैक्सेशन रूल थे और सर्विसेज के लिए अलग से थे। जैसे अभी हम पढ़ते जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्टिवली पढ़ते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है? तो ये कुछ खामियां हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, जिनकी वजह से जीएसटी से पहले काफी परेशानी होती थी, लेकिन जैसे ही आपका जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है ना, तमाम तरीके की चीजों का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक मोटा ऊपरी तौर पे इंट्रोडक्शन चैप्टर था, जहां पर हम लोगों ने कुछ बुनियादी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। कल की क्लास के अंदर वन शॉट के अंदर हम आपके सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जीएसटी इन इंडिया को लेकर के। जीएसटी कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ, जीएसटी कितने तरीका का होता है, तमाम तरीके की जानकारी जो जीएसटी से जुड़ी हुई आपको होनी चाहिए, हम लोग अपनी अगली क्लास, अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।